नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक विकास के विभिन्न सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक विकास के सिद्धांत का अर्थ ये है कि राजनीतिक विकास के बारे में विभिन्न विद्वानों ने विस्तार से ये बताने का प्रयास किया है कि किसी क्षेत्र में या किसी भी अविकसित देश में राजनीतिक विकास किस प्रक्रिया से होता है और उसका मूल आधार क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत। राजनीतिक विकास का द्वंद्वात्मक सिद्धांत फ्रेडरिक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जो कि 1964 में लिखी थी, उसमें ये बताया कि एक सरल सी परिभाषा दी कि विकास आखिर होता क्या है। और उन्होंने ये कहा कि पर्यावरण को अपने अनुकूल रूपांतरित करने की योग्यता का नाम ही विकास है। अर्थात यदि कोई राजनीतिक व्यवस्था अपने पर्यावरण अर्थात उसका जो समाज है जिसमें वह व्यवस्था कार्य करती है, यदि अपने समाज को अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप यदि बदल देने की क्षमता रखती है तो उसे ही विकास कहेंगे। इस तरह से जैसे जैसे किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की अपने पर्यावरण को बदलने की जब क्षमता उत्पन्न होने लगती है तथा उसका विकास के विभिन्न पैमानों को चयन करने का दायरा भी बढ़ने लगता है। इसका अर्थ ये है कि राजनीतिक व्यवस्था क्रम से पहले यह तय करती है कि पहले समाज के इन क्षेत्रों का विकास करना है, फिर दूसरे क्षेत्रों का विकास करना है, फिर अन्य क्षेत्रों का विकास करना है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे व्यवस्था सोचती है, यदि उसी रूप में वह विकास को प्राप्त कर लेती है तो उसका अर्थ यह है कि वो व्यवस्था राजनीतिक विकास करने के लिए सक्षम है। लेकिन रिग्स अपने द्वंद्वात्मक सिद्धांत में यह बताता है कि ये विकास आखिर होता कैसे है। और जैसा कि द्वंद्वात्मक शब्द से ही हमें पता है, हम पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं तो हम जानते हैं कि द्वंद्वात्मक सिद्धांत का संबंध हीगल से जोड़ा गया है। हीगल को आपने एमए प्रीवियस में पढ़ लिया है। तो हीगल की जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है उसके अनुसार विश्व में प्रगति कैसे होती है हीगल वो समझाता है। और वैश्विक प्रगति को समझाते हुए हीगल 3 बातें हमारे सामने रखता है: वाद, प्रतिवाद और संवाद। अर्थात जो किसी भी विचार की जो पहली अवस्था होती है, जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं, वह प्रारंभ बिंदु तो वाद कहलाता है। और जैसे ही कोई काम करना शुरू किया जाता है तब उसके विरोध में अनेक विरोधी ताकतें खड़ी हो जाती हैं। उसका विरोध करने के लिए वह उस वाद की आलोचना करने लगती हैं और वाद का इस दूसरे नए विचार से संघर्ष होता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो विचार सामने आता है उसे प्रतिवाद कहते हैं। और वाद और प्रतिवाद के इस आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक तीसरी अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है जब दोनों का संघर्ष खत्म हो जाता है और एक अंतिम स्थिति उत्पन्न होती है, उसे संवाद कहते हैं। तो इस तरह से हीगल यह समझाता है कि दुनिया में आज तक की सारी प्रगति, जो भी विकास हुआ है, वह वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया से ही हुआ है। अर्थात द्वंद्व का अर्थ है ऊहापोह की स्थिति या विरोध की स्थिति या संघर्ष की स्थिति। तो संघर्ष ही विकास का मूल है, विकास के मूल में केंद्रित है। यहाँ पर फ्रेडरिक्स जो है वो हीगल के इसी द्वंद्वात्मक सिद्धांत को अपने विकास सिद्धांत को समझने के लिए पकड़ लेता है
और विकास की इस प्रक्रिया में वह वाद प्रतिवाद और संवाद को समझाने का प्रयास करता है। अब आइए ये देखते हैं कि रिक्स ये कैसे करता है। रिक्स के अनुसार विकास की प्रक्रिया में जब हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में हम इसको इस चित्र के माध्यम से ठीक से समझ सकते हैं। फ्रेडरिक्स यह बताता है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में लुसियन पाई के द्वारा बताई गई 3 स्थितियों के अनुसार हमें अध्ययन करना चाहिए। राजनीतिक विकास को पढ़ते हुए हम देख ही रहे हैं कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 मुख्य अवधारणाओं की बात की। संपूर्ण जनता के स्तर पर समानता की बात आनी चाहिए, यानी कि जनता यदि समान हो जाती है, विभिन्न प्रकार के अन्य जातीय धार्मिक यदि मतभेद समाप्त हो जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि हम आपस में सब भाई भाई हैं, जनता के स्तर पर एक समानता की स्थिति, इसे रिक्स वाद कहता है। दूसरा, राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर क्षमता को प्राप्त करना, यानी कि व्यवस्था जो कि, क्योंकि हम ये विकास की जो सारी चर्चा है वो किन देशों के संदर्भ में कर रहे हैं, विकासशील देशों के संदर्भ में, जो अभी अविकसित हैं और जिन्हें विकास करना है। तो ऐसे विकासशील देशों का समाज एक असमान समाज होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की परंपरागत स्तर होते हैं, ऊंच नीच की भावनाएं होती हैं, छुआछूत के बात होते हैं, काले गोरे का प्रश्न होता है। यदि इन सब को छोड़ करके जनता के स्तर पर समानता स्थापित हो जाए तो यह समानता। राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर क्षमता आ जानी चाहिए, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था में यह सामर्थ्य उत्पन्न हो जानी चाहिए कि वो समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की क्षमता प्राप्त कर लें। राजनीतिक व्यवस्था में वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाना, उसे क्षमता कहा गया। और तीसरा है, व्यवस्था में ही जब समता और समता जनता के स्तर पर और क्षमता या सामर्थ्य व्यवस्था के स्तर पर प्राप्त कर ली जाती है तो तीसरी स्थिति आती है संरचनात्मक विभिन्नीकरण। हमें लुसियन पाई के इन तीनों मूल बातों को ध्यान में रखते हुए ही रिक्स के सिद्धांत को समझना है। संरचनात्मक विभिन्नीकरण का अर्थ क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था में जो विभिन्न संरचनाएं काम कर रही हैं वे अपने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक कर ले, कोई भी किसी के काम में दखल नहीं करे और जिसको जो काम दिया गया है वो पूरी श्रेष्ठता के साथ और बिना किसी गलती के पूरी क्षमता के साथ करे। हर जैसे कि शरीर के उदाहरण से हम समझें तो एक डॉक्टर पूरे शरीर के विभिन्न अंगों को सूक्ष्मता से नहीं जान सकता। यदि यहाँ पर संरचनात्मक विभिन्नीकरण करना है तो उसका अर्थ ये है कि आँखें चेक करने के लिए आँख का एक डॉक्टर अलग होना चाहिए, कान का एक डॉक्टर अलग होना चाहिए, पाचन संबंधी पेट की गड़बड़ी को देखने के लिए अलग डॉक्टर। इसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था में भी कानून बनाने वाले लोग अलग होने चाहिए। अब कानून बनाने में भी, कानून बनाने का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। यहाँ और अधिक संरचनात्मक विभिन्नीकरण की बात करें तो खेती के संबंधी कानून बनाने वाले लोग अलग होने चाहिए, शिक्षा के संबंध में कानून बनाने वाले लोग अलग होने चाहिए, महिलाओं की समस्याओं से जुड़े हुए, क्योंकि प्रत्येक की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। तो इस तरह से हर क्षेत्र में जब विशेषीकरण बढ़ता जाएगा तभी राजनीतिक व्यवस्था में हम ये कहेंगे कि राजनीतिक विकास आ गया है। तो फ्रेडरिक्स ने ये बात जो समझाई है कि द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक हम रेखा चित्र देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर हमें यह जो सीधी रेखा दिखाई, जो ये जो गोलाकार में रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये 2 चीज़ों को मिलाने वाली है। और इस आयत के बीच में जो तिरछी रेखा हमें दिख रही है, यह तिरछी रेखा विकास को आगे बढ़ाने वाली है। यानी कि हम लेफ्ट साइड के कॉर्नर से जहाँ पर कोई अविकसित देश खड़ा है और उसे विकास की रेखा में आगे बढ़ना है,
और राइट हैंड साइड के इस राइट कॉर्नर पर वह ऊपर विकास करते करते कैसे पहुंचेगा। तो जनता के स्तर पर समानता और व्यवस्था के स्तर पर क्षमता, ये दोनों साथ साथ प्राप्त होनी चाहिए किसी भी व्यवस्था में। अब यहाँ पर रिग्स यह समझाने का प्रयास करता है कि यदि किसी भी देश में समानता को बहुत अधिक प्राप्त कर लिया जाएगा, समानता को वो वाद मत कहता है, और समानता का अर्थ है साम्यवादी विचारधारा का होना या वामपंथ जिसको हम कहते हैं। तो समानता एक वाद की स्थिति है और क्षमता एक प्रतिवाद की स्थिति है। यानी कि जब जनता में समानता का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जनता के सभी पक्षों की ये आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें कि पहले तो केवल उच्च वर्ग, जो ऊंचे धनी लोग हैं, केवल वो ही राजनीतिक व्यवस्था से चीज़ों को प्राप्त करने की बात कह सकते थे। लेकिन आज भारत में संविधान में जब हम देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, तो अनुसूचित जातियों के ऐसे निम्नतम तबके जो कि पहले सोच भी नहीं सकते थे, आज वो भी समानता का दावा करते हैं और वो भी कहते हैं कि हमें भी नौकरी चाहिए, हमें भी ये लाभ चाहिए। जनता के स्तर पर जब इतनी आकांक्षाएं बढ़ जाएंगी तो सारी की सारी जो जनसंख्या है वो राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव बनाएगी कि हमें भी सभी प्रकार के लाभ चाहिए। अब यदि राजनीतिक व्यवस्था के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो इस सारी जनसंख्या के सभी लोगों की इच्छाओं की पूर्ति कर दे, तो वो व्यवस्था टूट जाएगी। इसलिए रिग्स ये कहता है कि समानता की स्थिति उत्पन्न होना ये वाद है। इस वाद का जो विरोध है पहले राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किया जाएगा और धीरे धीरे वह ये मान लेगी कि नहीं, जनता के सभी वर्गों को फायदा मिलना चाहिए और व्यवस्था अपने भीतर क्षमता उत्पन्न कर लेगी। यह जो क्षमता है राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, यह प्रतिवाद की स्थिति है। और जब समानता और क्षमता दोनों ही समान रूप से प्राप्त कर लिए जाएंगे, तब एक तीसरी स्थिति उत्पन्न होगी संवाद की, जिसे हम संरचनात्मक विभिन्नीकरण कह सकते हैं। अर्थात रिग्स सरल शब्दों में यही बताता है कि जनता के स्तर पर समानता को उत्पन्न करना ये वाद की स्थिति है और राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर संवाद क्षमता को या सामर्थ्य को उत्पन्न करना समस्या समाधान के दृष्टिकोण से यह प्रतिवाद की स्थिति है। और इन दोनों को प्राप्त करने के बाद राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को अपनी संरचनाओं का निर्माण करती है, विभिन्न प्रकार के कामों को विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में बांट देती है और जब विभिन्न कार्यों को बहुत ही कुशलतापूर्वक करने लगती है, तब वह विकास के पथ पर आगे बढ़ती है। और हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका के जो देश हैं, जैसे सोमालिया है, सूडान है, नाइजीरिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो विकास की बहुत निम्न स्थिति पर हैं, लेकिन यदि वहाँ पर समानता, क्षमता और संरचनात्मक विभिन्नीकरण को करते हुए यदि वो आगे बढ़ेंगे, तो एक समय में, आने वाले समय में, वो यूरोप और अमेरिका जैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। ये फ्रेडरिक्स का विकास का एक मॉडल है जिसमें वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकास का होना बताता है। राजनीतिक विकास का जो दूसरा मॉडल है वो विकासात्मक मॉडल है और इसे आमंड और पावेल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच, जो कि 1966 में लिखी थी, इस पुस्तक में वो राजनीतिक विकास की अपनी अवधारणा का विवेचन करते हैं। अब आमंड और पावेल क्या कहते हैं, देखिए। उनका ये कहना है कि जो अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो सामर्थ्य होती है, अर्थात उनकी जो क्षमता होती है, वो उनकी क्षमता किस पर तय होती है कि वो अपने काम किस प्रकार से कर रही हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, वो अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार से अनुकूलन कर सकते हैं, ये दूसरी बात। और तीसरा,
वे जनता को किस हद तक इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि वे जैसा सोच रहे हैं, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो तय किए गए लक्ष्य हैं उनको जनता स्वीकार कर लेती है। अर्थात भारत के संदर्भ में हम बात करें तो जनता की जो बढ़ी हुई आकांक्षाएं हैं और उन आकांक्षाओं के माध्यम से जनता जब ये कहती है कि हाँ, सरकार हमारे लिए जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा जब जनता मानने लगती है और जब सरकार भी जनता की इच्छा के अनुरूप अपने आप को अनुकूल कर लेती है और समस्याओं का समाधान करती है, जब ये चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं तभी आमंड और पावेल कहते हैं कि हम मानेंगे कि राजनीतिक विकास हो गया। और तो इसलिए आमंड और पावेल के लिए महत्वपूर्ण बात है कि वो समाज के साथ अपना अनुकूलन कैसे स्थापित करती हैं और जनता को अपने लक्ष्यों के अनुरूप कैसे तैयार कर लेती हैं कि अब यहाँ पर समाजीकरण के साथ ही जनता की भर्ती भी है। अब यदि मुझे लगता है कि मेरी सरकार मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं सरकार में जाकर अपने हितों को भी साध सकता हूँ, और मेरे लिए इतने अवसर हैं कि मैं भी राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर सकूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरी इच्छा ये होगी कि मैं किसी राजनीतिक दल में भर्ती हो जाऊं, वहाँ सदस्य बन जाऊं और वहाँ काम करते करते मेरी इच्छा ये होगी कि मैं किसी भी स्थान से जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए या किसी स्थानीय सरकार के लिए प्रत्याशी बन जाऊं और चुन करके चला जाऊं और निर्वाचन में भाग लूं, और निर्वाचन में भाग लेने के बाद में मैं अपने हितों को या अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करूं सरकार में जा कर के। तो इस प्रकार से जनता को जब सभी वर्गों को ऐसा मौका मिलता है तो जनता में अनुकूल समाजीकरण होता है। यह यदि राजनीतिक व्यवस्था करने की सामर्थ्य उत्पन्न कर लेती है तभी हम कहेंगे कि राजनीतिक विकास होगा। और आमंड और पावेल ये कहते हैं कि इन्हीं आधारों पर यह तय होगा कि कोई भी देश विकास की किस अवस्था में है, और वह 4 प्रकार की अवस्थाओं की चर्चा करता है जो हम पहले ही इसको समझ चुके हैं। एक तो राज्य निर्माण की अवस्था, जिसमें कि ये जो गरीब देश हैं जो कि अभी अभी स्वतंत्र किया है, जिनको पिछली साम्राज्यवादी ताकतों ने, यूरोप के देशों के अधीन ये देश थे, अब स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद में इनके सामने पहली समस्या होती है कि वे अपनी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण कैसे करें, नया संविधान बनाना, नई संरचनाओं की रचना करना। दूसरा, राष्ट्र निर्माण का प्रश्न, यह जनता के स्तर पर होता है कि जनता में अपनी पुरानी आस्थाओं के स्थान पर नई राष्ट्रीय आस्थाएं पैदा हो जाए। तीसरा है सहभागिता, अर्थात आस्था उत्पन्न होने के बाद जनता राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपनी सहभागिता निभाए, राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में अपना सहयोग दे। और चौथा, राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के द्वारा जो भी लाभ हैं उनका वितरण जनता के सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंच जाए। तो आमंड और पावेल अपने विकासात्मक उपागम में जनता के समाजीकरण की बात करता है और व्यवस्था के सामर्थ्य की चर्चा करता है। अगला है राजनीतिक विकास का साम्यवादी मॉडल। यह मॉडल एक बहुत ही पुराना मॉडल है और यह मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवाद का जो प्रयोग है वो लेनिन ने अपने साम्यवादी क्रांति के पश्चात रूस में किया था, और मार्क्स की शिक्षाओं को वहाँ पर लागू करते हुए उसने साम्यवादी दल का निर्माण किया और वहाँ उत्पादन के जो सारे संसाधन थे उन पर राज्य का एकाधिकार कर लिया, पुराने पूंजीवादी तत्वों को समाप्त कर दिया और इस प्रकार से राज्य के नियंत्रण में आर्थिक विकास किया। और इतना तेजी से विकास हुआ कि यूरोप और अमेरिका ने जो विकास 200 वर्षों में किया
वो लेनिन ने रूस में मात्र 30 वर्षों में ही प्राप्त कर लिया। किंतु इस मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और केवल एक ही साम्यवादी दल रहता है और उसी की तानाशाही होती है और किसी भी अन्य शक्ति को काम नहीं करने दिया जाता। जैसा साम्यवादी दल सरकार बना करके करना चाहता है, पूरे देश की जनता को उसी के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। तो यह एक प्रकार की तानाशाही है और रूस के इस मॉडल को अलग अलग देशों ने अपने अपने देशों में लागू करके कुछ अलग भिन्नता के साथ लागू किया। इनमें चीन का मॉडल है वो अलग है, युगोस्लाविया का मॉडल है वो अलग है तथा क्यूबा का मॉडल अलग अलग है। किंतु यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो साम्यवादी मॉडल है ये पश्चिमी मॉडल के समान ही है और इसमें एक अंतर केवल इतना है कि पश्चिमी विकास में भी आर्थिक औद्योगिकरण को ही विकास का मूल आधार बनाया जाता है और साम्यवादी मॉडल में भी औद्योगिकरण को ही विकास का मूल आधार बनाया जाता है। फर्क केवल इतना है कि पश्चिमी मॉडल में जो पैसा है आर्थिक विकास करने के लिए वो पूंजीपतियों के पास होता है, जबकि साम्यवादी मॉडल में सारा का सारा जो धन है वो पूंजीपतियों से लेकर के राज्य के पास आ जाता है और राज्य अपनी प्राथमिकताओं से विकास का रास्ता तय करता है। तीसरा जो मॉडल है वो है निर्भरता मॉडल अथवा डिपेंडेंसी मॉडल। अब एक बात और यहाँ पे हमें समझनी है। देखिए, हमने अभी ऊपर के जिन 3 मॉडल की चर्चा करी उनमें से फ्रेडरिक्स का जो द्वंद्वात्मक विकास का मॉडल है और आमंड और पावेल का जो विकासात्मक मॉडल है, तथा ये जो 2 मॉडल हैं ये पश्चिमी यूरोपीय देशों के हितों के अनुरूप है। जो दूसरा मॉडल है साम्यवादी मॉडल, वो जिसे दूसरी दुनिया कहते हैं, समाजवादी हितों के अनुरूप है। अर्थात रूस, चीन इत्यादि जो देश हैं जो कि साम्यवादी दल के द्वारा ही संचालित होते हैं उनके अनुरूप है। किंतु मुख्य बात यह है कि अब तक के जिन मॉडल की हमने चर्चा करी विकास की, वे सारे के सारे विकसित देशों के मॉडल हैं हमारे अध्ययन के संदर्भ में। किंतु यदि तीसरी दुनिया के दृष्टिकोण से यदि हम चर्चा करें तो तीसरी दुनिया के दृष्टिकोण से विकास की बात इन देशों के लोगों ने ही कैसे की, यानी कि विकास की मेरी समझ क्या है। अब तक हमने जो बात करी वो विकास की वो समझ है जो कि विकसित देशों के लोगों ने जिस तरह से तीसरी दुनिया को देखा है, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को कैसे देखती हूँ यह समझना ज़्यादा जरूरी है। तो इन दोनों ही प्रकार के, इन ऊपरी सभी प्रकार के मॉडल्स की बहुत आलोचना हुई स्वयं तीसरी दुनिया के अध्ययनकर्ताओं के द्वारा, और उन्होंने ये कहा कि ऊपर के ये जो मॉडल है ये तो केवल शोषण पर आधारित मॉडल है। यदि इनका हमने अनुसरण किया तो हम हमारी समस्याओं को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो एक जो नया मॉडल जो अभी बहुत ज़्यादा तीसरी दुनिया में प्रचलित हो रहा है और विकास के इस अभी तक के इस पैमाने को समाप्त करता है और इसकी आलोचना करता है, तो इस निर्भरता मॉडल की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।